राजीव नितिन बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, तभी उसकी छोटी बहन रश्मि। भैया, बड़े भैया रुकिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे कॉलेज की फीस भी भरनी है और हाँ, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए एक स्टाइलिश ड्रेस भी लेनी है। तेरी पार्टी आजकल बहुत चल रही है, पढ़ाई पर तो ध्यान देती है ना? अरे कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी भी करनी चाहिए। अब रश्मि के दोनों बड़े भाई खुशी खुशी अपनी जेब से पैसे निकालकर रश्मि के हाथ में देने लगते हैं। तभी रश्मि की दोनों भाभियां पैर पटकती हुई वहां आती हैं और सुजीत नितिन के हाथ से पैसे छीनते हुए कहती है, सुजीत, ये क्या ड्रामा है? बिना कुछ सोचे समझे रश्मि के हाथ में इतने पैसे क्यों थमा देते हो? और रश्मि, तुम्हें भी हर महीने कॉलेज में फीस दो तो दोस्तों की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी होती है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सच में सुजीत, तुम इसे इतने पैसे दोगे ना तो ये बिगड़ जाएगी। और मैं तो कहती हूँ तुम इसका आप कॉलेज से नाम ही कटवा दो। अब ये घर पर रहकर घर संभालेगी। भाभी, आपसे मांगा है क्या जो आप इतना भड़क रही हो? मेरे कॉलेज का खर्चा शुरू से ही भैया उठाते हैं। अरे रूबी, तुम भी इतनी आगे की सोच रही हो? अभी जो जरूरी है वो करने दो ना। नहीं, देने हैं तो कम पैसे दो, इतने सारे एक साथ देने की जरूरत नहीं है। रहने दो भैया, मैं कर लूंगी मैनेज। तनीषा और रूबी शहर की फ्री माइंड, अकेले ऐश मौज की जिंदगी जीने वाली लड़की होती हैं, इसलिए वो अपने ससुराल वालों को भी अपने जूते की नोक पर रखती हैं और उनकी एक नहीं सुनती। एक शाम तनीषा रूबी के ससुर, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो तेज तेज खांसते हुए अपनी बहू के पास आते हैं। दोनों बहू सोफे पर बैठकर नेल पॉलिश लगा रही होती हैं। अरे बहू जरा गर्म पानी करके दे दो, मुझे सीने में जकड़न महसूस हो रही है। शायद कफ जम गया है, मौसम भी कभी ठंडा तो कभी गर्म हो रहा है। तभी तनीषा रूबी इतराकर कहती है, पापा जी, आपकी अस्थमा की बीमारी कब ठीक होगी? आपका तो पूरा दिन ही सांस फूलता रहता है। सही कहा। और अभी हमारी नेल पॉलिश ठीक तरीके से सूखी भी नहीं है। हम आपके लिए कोई पानी गर्म नहीं कर सकते, आप जाकर खुद लीजिए। अरे क्या मैं खुद पानी गर्म करूं? अरे 60 साल की उम्र में इस हाथ से चूल्हा भी जलेगा। अरे 60 की उम्र में आपसे चूल्हा नहीं जल सकता, पर फरमाइश बहुत अच्छे से हो जाता है। जाइए यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन संगीता के घर में पड़ोस से शादी का न्योता आता है। तनीषा और रूबी डिजाइनर कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। तभी वो देखती है कि उनकी सास और ससुर भी तैयार हो रखे हैं। अरे तनीषा, देखो हमारे सास ससुर भी शादी में जाने के लिए तैयार हैं। अरे मेरा तो मन नहीं है इन बुढ़ाओं के साथ शादी में जाने का। इतने में मोहल्ले की कलावती और वंदना भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे संगीता, मोहल्ले की शादी के लिए तुम अब तक तैयार नहीं हुई क्या? नहीं, मैं तैयार हूँ और मेरे पति भी। तभी तनीषा अपनी सास के पास जाती है और मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाकर पानी पीने की एक्टिंग करती है और जानबूझकर सारा पानी अपनी सास के ऊपर गिरा देती है। गॉड माँ जी, आपका तो पूरा कपड़ा ही गंदा हो गया। आप लोग देख रहे हैं, ऐसे करती है मेरी सास। हाँ, इनका तो यही काम है। अब जहाँ तनीषा और रूबी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती हैं, वहीं कलावती और वंदना अपनी आंखों से देखती हैं कि उन्होंने यह पानी अपनी सास के ऊपर जानबूझकर गिराया है। एक काम करो, तुम दोनों ही चली जाओ, हम नहीं जाएंगे। अब मोहल्ले वाले घर से बाहर निकलकर, अरे संगीता की दोनों शहरी बहुओं को देखा कैसे अपनी सास के ऊपर पानी गिराकर सफाई दे रही थी। अरे तुम्हें पता नहीं, ये दोनों शहरी बहुएं अपने पूरे ससुराल वालों को जूते की नोक पर रखती हैं। अब तनीषा और रूबी अकेले पार्टी में जाती हैं, खाती पीती नाचती हैं और एंजॉय करके घर आती हैं। अब एक दिन जगदीश की तबीयत इतनी खराब होती है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाता। अरे संगीता, मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी बना कर ले आओ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब संगीता रसोई में आकर खिचड़ी बनाने लगती है। तभी तनीषा और रूबी आकर गैस बंद कर देती है। अरे अभी तो आप लोगों ने सुबह का नाश्ता किया था, अब दोबारा गैस जला लिया। सच में इन लोगों का बस चले तो ये लोग पूरे दिन गैस में 36 पकवान ही बनाते रहे। अरे बहू, ऐसा मत करो, मुझे ये खिचड़ी बनाने दो, तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब हो रही है। कोई जरूरत नहीं है इतना सिलेंडर इस्तेमाल करने की। अरे दोपहर की सब्जी रोटी पड़ी है, वो दो खाने को। अब संगीता मायूस होकर प्लेट में फ्रिज से ठंडी सब्जी और दोपहर की ठंडी रोटी लेकर अपने पति के पास आती है। भगवान, किस मनहूस घड़ी में मैं अपने घर में ये 2 शहरी बहू को लेकर आया। इन दोनों शहरी बहू ने तो हम सबको अपने जूते की नोक पर रखा हुआ है। आप सही कह रहे हैं जी, सोचा नहीं था कि अपने बेटे की शादी करके ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। अब जगदीश ठंडी सब्जी बासी रोटी खाने लगता है। इसी तरह एक दिन, मम्मी जी, अब सारा दिन सोफे पर बैठी रहती हैं, आप घर में पोछा क्यों नहीं मार देती?
घर कितना गंदा हो रहा है। अरे भाभी, मम्मी से पोछा थोड़ी लगेगा, उनके घुटनों में दर्द रहता है। ये सब बीमारी इंसान की तभी होती है जब वो आराम से बैठकर घर में मुफ्त की रोटी तोड़ता है। माँ जी उठिए और पोछा लगाइए। अब संगीता बाल्टी में पानी भरकर पूरे घर में घुटनों के बल बैठकर पोछा लगाने लगती है, जिससे उसकी कमर थोड़ी ही देर में अकड़ने लगती है। मेरी कमर दर्द से फट रही है। माँ दो, पोछा मैं लगाती हूँ। बेटी, कल तेरी परीक्षा है, तू काम करेगी तो पढ़ेगी कब? अब बिना कुछ सुने रश्मि अपनी माँ को साइड करके पोछा लगाने लगती है। दूर से तनीषा और रूबी। देखो कैसे माँ बेटी मिलकर काम कर रही हैं। इसी तरह अगर हम इन्हें जूते की नोक पर रखेंगे ना, तो ये लोग घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर हम इस घर पर राज करेंगे। हाँ, अगर इस घर में अपने पति के साथ सेपरेट रहना है तो इनको तो जूते की नोक पर ही रखना होगा। इसी तरह एक दिन तनीषा रूबी घर में अपने दोस्तों को बुलाकर किटी पार्टी करती हैं। वो दोनों शॉर्ट कपड़ों में हॉल में लाउड म्यूजिक चलाकर अपनी दोस्तों के साथ नाच रही होती हैं। दूसरी तरफ जगदीश की तबीयत लाउड म्यूजिक से खराब होने लगती है। वो दिल पर हाथ रखते हुए हॉल में आते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे फौरन इस संगीत को बंद करो। अरे संगीत की तेज आवाज से मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। अरे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? और तनीषा, ये कौन है जो हमें म्यूजिक साउंड कम करने को कह रहे हैं? आप बताओ तनीषा, रूबी, कौन है ये? अरे ये इस घर का नौकर है और इसे सांस की प्रॉब्लम है। खैर नौकर, सुनो, हमारी शराब की बोतल खाली हो गई है, ग्लास भी जूठा हो गया है। जाओ इसे रसोई में रख कर आओ। अरे फटाफट करो, समय बर्बाद मत करो। बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम मेरे आगे शराब पी रही हो और मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारी शराब की बोतल रसोई में जाकर रखूं। अरे रूबी, तुमने तो म्यूजिक और लाउड कर दिया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे इग्नोर करो इन्हें और आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। अब जगदीश शराब की बोतल झूठे गिलास लेकर रसोई में आता है। यह है मेरी इज्जत। अरे मेरी बहू की नजरों में मेरी बहू मुझे जूते की धूल समझती है। अब कुछ देर बाद घर में सुजीत और नितिन आते हैं। अरे इतना तेज म्यूजिक क्यों बजा रखा है? पिताजी की जो तबीयत खराब हो जाएगी, बंद करो इसे। हाँ बंद करो, तुम्हारे पास दिमाग की कमी है क्या रूबी? अरे ये लोग कौन है? चल अनुष्का, हम चलते हैं, इन्होंने तो मूड ही खराब कर दिया। अब तनीषा रूबी की सभी फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती हैं। अरे ये क्या, तुम भी ना गलत टाइम पर आ जाते हो और तुम्हें अपने पापा की टेंशन इतनी ज्यादा क्यों रहती है? अरे इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है और एक न एक दिन तो इनकी सांस रुकनी ही है। तनीषा, तुम मेरी पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। अरे तुम्हारी इन हरकतों से साफ पता चलता है कि तुम कैसे मेरे परिवार वालों को अपने जूते की नोक पर रखती हो और तुम्हारे लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, सारा दिन तुम्हारे एब्सेंस में हम तुम्हारे परिवार के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। झूठ मत बोलो, ना तो आप और ना ही मेरी पत्नी रूबी हमारी माँ बाप और हमारी बहन की परवाह करती हैं। अब दोनों ही भाई अपने पिता के पास आते हैं, जहाँ उनके पिता सो रहे होते हैं। अभी अभी सोए हैं। पूरे दिन तो तुम्हारी ये मॉडर्न शहरी बीवी तेज तेज गाने बजाकर नाच रही थी और शराब पी रही थी। माँ, मुझे नहीं पता था कि हमारी पत्नियां आप लोगों के साथ ऐसे करेंगी। सच में माँ, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। मेरे बेटों, शादी रिश्तों का जुआ होता है, जिसे खेलते तो हर लोग हैं लेकिन जीतता कोई और है। हम इस जुए में हार गए हैं। अब अगले दिन तनीषा रूबी अपने हाथ में तेल लेकर आती हैं। मम्मी जी, हमारे पैरों में मालिश कर दीजिए। कल की किटी पार्टी में नाचते नाचते हमारे पैरों में मोच आ गई है। अरे ये क्या, आप मम्मी से अपने पैरों की मालिश करवाओगी? मम्मी जी, आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही बोलती है। इसकी शादी करवा कर इसे यहाँ से विदा कीजिए। सही बात है, पूरे दिन घर में बैठी रहती है माँ बेटी। अरे ये नहीं कि बहू की सेवा करूं। अरे भूलो मत, आप लोग हमारे पति की कमाई पर पल रहे हैं। जिस दिन हम अपने पति को लेकर साइड हो गए ना, लाले पड़ जाएंगे आप लोगों को, लाले। अरे बहू, कैसे शब्द निकाल रही हो अपने मुंह से। लाओ, तेल ही लगाना है ना पैरों में, लाओ मैं लगा देती हूँ। अब महारानी की तरह सोफे पर बैठकर दोनों शहरी बहू अपनी सास से पैरों में तेल लगवाती हैं। दरवाजे पर खड़ी शकुंतला। बताओ, ये शहरी बहू कैसे अपने ससुराल वालों को जूते की नोक पर रखती हैं? भाई मैं तो कान पकड़ती हूँ, मैं अपने घर में कभी शहरी बहू नहीं लाऊंगी। ये नजारा देखकर शकुंतला दरवाजे से ही लौट जाती है। अब वहाँ पर संगीता के चारों बेटे आते हैं। अरे ये क्या करवा रही है भाभी आप माँ से? अरे वो आपकी सास है, उनकी इज्जत कीजिए।
सच में भाभी, जहाँ आपको मेरी माँ की इज्जत करनी चाहिए वहाँ आप मेरी माँ को जूते की नोक पर रखती हैं। अरे चाहती क्या है आप? जब से आई हैं जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। हाँ सच में, अपनी पत्नियों से तो अब हम भी परेशान हो गए हैं। तभी तनीषा रूबी गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से जाती हुई। दिन भर बस अपनी माँ के गुणगान गाते रहना। एक काम करो, इनसे शादी कर लो और हमें डिवोर्स दे दो। माँ आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मुझे अपने दोनों छोटे बेटे अनुराग और अर्जुन की शादी कर देनी चाहिए। और इस बार मैं उनकी पत्नी गांव से लेकर आऊंगी, क्योंकि अब और हम लोग शहरी बहू की जूते की नोक पर नहीं नाचना चाहते। अब बहुत ज्यादा अति हो जाने के बाद संगीता घर में पंडित बुलवाती है और उससे अपने दोनों ही बेटों छोटे जो होते हैं उनके लिए गांव की लड़की का रिश्ता मांगती है। पंडित भी एक ही घर की दो बहनों का रिश्ता संगीता को बताता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सुंदर संस्कारी गांव की लड़की का रिश्ता दिखाया। वो भी दोनों बहनें हैं तो दोनों ही एक जैसी होंगी। जी जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये लड़कियां आपके घर को स्वर्ग बना देंगी। अब घर में शादी की तैयारी होती है। गीत संगीत के बाद कुछ ही हफ्तों में संगीता पूरी विधि विधान के साथ अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है और दोनों ही गांव की बहू शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब दोनों ही बहू कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं और फिर अपने सास ससुर के पैर छूती हैं और उसके बाद अपनी दोनों बड़ी जेठानी के भी पैर छूने लगती हैं। तभी उनकी शहरी जेठानियां अपने पैरों को पीछे करके उन्हें धक्का देते हुए, हेलो गांव की जाहिल गवार, हमारे आगे ये सब करने की जरूरत नहीं है। सच में ये दोनों क्या साबित करना चाहती हैं कि हम बुढ़िया हो गई हैं? अरे ये पैर वैर 50 साल की बुढ़िया के छुए जाते हैं, हमारे नहीं। तभी गांव की दोनों बहू बड़े प्यार से कहती हैं, जी हम तो बस आपको प्रणाम कर रहे थे क्योंकि आप हमसे रिश्ते में बड़ी हैं। हाँ, और हम आपको बुढ़िया थोड़ी ना समझ रहे थे, हम तो बस आपसे आशीर्वाद लेना चाहते थे। यह सुनकर दांत पीसती हुई दोनों शहरी बहू बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। भाभी छोड़ो, ये सब इनको समझ में नहीं आएगा, आप जाओ आराम कर लो। अब अगले दिन संगीता की दोनों बहू की ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर घर में पूजा करती हैं। फिर बाहर आकर तुलसी पूजन करती हैं पड़ोस की औरतें। बाप रे, ये संगीता के घर में पूरा पश्चिम से निकला है क्या? जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी बहुएं तो परिवार वालों को जूते की नोक पर रखती थी ना। और शकुंतला, ये संगीता की गांव की बहुएं हैं, उसने हाल ही में अपने दोनों छोटे बेटे की शादी की है। वैसे ये कितनी आज्ञाकारी है देखो। अब पूजा करके दोनों बहू अपने सास ससुर के कमरे में जाती हैं और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती हैं। माँ जी शुभ प्रभात, पिताजी शुभ प्रभात। सुप्रभात बहू रानी। अरे पापा जी, आप इतनी तेज सांस क्यों ले रहे हैं? बहू, इन्हें सांस की बीमारी है, अभी मौसम भी ठंडा है, नाक जाम हो गया है। अरे माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? रुकिए, मैं गर्म पानी में अजवाइन और विक्स डालकर ले आती हूँ। अब पल्लवी रसोई में आकर पानी गर्म करती है और उसमें विक्स और अजवाइन डालकर अपने ससुर के कमरे में लाती है। पापा जी, इसको जल्दी से एक कपड़े के सहारे सूंघ लीजिए, इसके भाप से आपको राहत मिलेगी। अब कमल में घुस के जगदीश भाप लेता है। हाँ बहू, इससे तो बहुत आराम मिल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा माँ जी, खाना क्या बना ले? चलो ना बहू, मैं मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों करेंगी? अरे हम किस लिए हैं? आप बस हमें बता दीजिए कि क्या बनाना है। रश्मि कमरे के अंदर आकर, भाभी आप दोनों को जो अच्छा लगता है बना लीजिए। अब दोनों ही गांव की बहू रसोई में आकर अपने सास ससुर, जेठ, देवर, नंद और जेठानियों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू 11 बजे तक निश्चिंत होकर सो रही होती है। अब कुछ देर बाद खाना बनाकर दोनों ही गांव की बहू डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं। अब पूरा परिवार आनंद पूर्वक खाना खा रहा होता है। वाह, क्या खाना बनाया है! पहली बार खाना खाकर मन को तृप्ति मिल रही है। सच में खाना बहुत अच्छा बनाया आप दोनों भाभी ने मिलकर। हाँ, खाना तो बहुत अच्छा है, पूरा देसी है। गांव में माँ हमें ऐसे ही खाना बनाकर खिलाती थी। सच में काश हमारी पत्नी भी ये सब करना जानती। खैर, तुम दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। शुक्रिया जेठ जी। नीलम, ये हमारी जेठानी अभी तक सो रही है क्या? पता नहीं पल्लवी, छोड़ो। अब सबको खाना खिलाने के बाद दोनों गांव की बहू झूठे बर्तनों को रसोई में धो लेती हैं। फिर बड़े से हॉल में दोनों ही झाड़ू लगाती हैं। इसके बाद दोनों गांव की बहू अपने सास के कमरे में जाकर, माँ जी लाइए, अपने गंदे कपड़े हमें दे दीजिए, हम धो देते हैं। पापा जी आप भी दे दीजिए, हम रश्मि से भी ले लेंगे उसके गंदे कपड़े। बहू, मैं मदद कर दूं? माँ जी, अगर आप इस घर में काम करेंगी तो हमारा इस घर में होने का क्या फायदा? आप बस आराम कीजिए,
घर हम संभाल लेंगे। अब दोनों ही गांव की बहू मिलकर ढेर सारे कपड़े धोती हैं और फिर छत पर घूंघट करके उन कपड़ों को सुखाने लगती हैं। पल्लवी, शहर में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है ना, देखो कितना अच्छा नजारा है। सही में गांव के छत से शहर का छत और आसपास का माहौल तो बहुत अच्छा है। अब देखते ही देखते सुबह के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद दोनों शहरी बहू अपने कमरे से छोटे छोटे कपड़ों में बाहर आती हैं। अरे जेठानी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? गॉड, ब्लडी गांव की गवार। सुनो, रोक टोक करने की हमें आदत नहीं है, आइंदा मत करना। आप तो भड़क गई जेठानी जी, हम तो बस कह रहे थे कि अगर आप बाहर जा रही हैं तो खाना खाकर जाइए, आप सुबह से भूखी हैं। कोई जरूरत नहीं है हमारी इतनी टेंशन लेने की, हम खाना बाहर ही खा लेंगे। वैसे भी तुम दोनों गांव की गवार ने कुछ बोरिंग ही बनाया होगा। अब इतराते हुए दोनों शहरी बहू वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद शाम को गांव की दोनों बहू छत से कपड़ों को लाकर इस्त्री करके सभी के कमरों में पहुंचाती हैं। भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे कपड़े भी आयरन कर दिए। ऐसा कभी बड़ी भाभीयों ने नहीं किया। आप तो पहले ही दिन हमें सिर पर बिठा रही हैं। ये तो प्यार है बस। अब दोनों गांव की बहू शाम की चाय और हल्के नाश्ते की तैयारी करती हैं। नीलम, मेरा नाश्ता बनकर तैयार है, तुम्हारी चाय बन गई? हाँ, चाय भी बन गई है, चलो सबको दे देते हैं। अब सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं। मेरी बहू, तुम तो हमारा बहुत ख्याल रखती हो। इतना ख्याल तो कभी तुम्हारी जेठानियों ने भी नहीं रखा। अरे वो दोनों शहरी बहू तो हमें जूते की नोक पर रखती है, पर हाँ, हमारी दोनों गांव की बहू जब से आई है तब से हमें सिर पर बिठा कर रखा है, जैसे हम उनके सर का ताज है। हाँ बिल्कुल, आप हमारे माता पिता हो, तो आपको तो हम सिर पर बिठा कर ही रखेंगे और आपका ऐसे ही ख्याल करते रहेंगे। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन दोनों शहरी बहू अपने दोनों गांव की देवरानियों को कान भरते हुए। अरे देवरानी जी, माना आप गांव से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ आकर नौकरानी ही बन जाएं। हाँ, आप दोनों इतनी सेवा क्यों करती हैं इन लोगों की? अरे इन लोगों को आप जूते की नोक पर रखिए, तभी आप अपने पति के साथ प्राइवेसी भरी लाइफ स्पेंड कर पाएंगी। बाप रे जेठानी जी, आप हमसे पाप करवाना चाहती हैं? ये हमारे माता पिता हैं, हम इन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकते। सच में जूते की नोक पर कोई परिवार रखता है? ये तो सिर पर बिठा कर रखने के लिए होते हैं। ये सुनकर दोनों ही शहरी बहू अपने दांत को पीसने लगती हैं। ठीक है, करो कुत्ते की तरह गुलामी। इतना कहकर दोनों शहरी बहू वहां से चली जाती हैं। अब तनीषा रूबी दोनों गांव की बहू के साथ दुश्मनी निकालने लगती हैं। एक दिन नीलम पल्लवी रसोई से खाना बनाकर बाहर निकलती हैं, तभी पीछे से तनीषा रूबी रसोई में जाकर, रूबी, इस खाने को तेज आंच पर पकाकर जला दो। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी, बहुत सिर पर बिठाने का शौक है इनको सबको। अब हम ऐसा आतंक मचाएंगे कि इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अब रूबी खाना जला देती है। कुछ देर बाद जब नीलम पल्लवी खाने को परोसती हैं और जैसे ही सब खाने को खाते हैं, सबको खाना कड़वा लगता है। अरे ये क्या नीलम, एक हफ्ता अच्छा खाना खिलाया और फिर जला कुकड़ा खाना हमारे आगे रख दिया। लगता है बहू का भी मन भर गया हमसे। मन भर गया? बोलिए देवरानी जी, ये खाना कैसे जल गया? हमें तो पता ही नहीं चला, हम दोनों ने तो ताजा और अच्छा खाना बनाया था। अब एक दिन रश्मि को अपने गांव की भाभी की एक साड़ी बहुत पसंद आ जाती है। भाभी, आप दोनों की ये साड़ी बहुत अच्छी है, आप मुझे ये दे दो ना, मैं अपनी कॉलेज फेयरवेल में पहनूंगी। अरे पूछने वाली क्या बात है, ले जाओ। सो स्वीट भाभी, आज तक कभी मुझे बड़ी भाभी ने अपनी कोई चीज नहीं दी। कोई बात नहीं, हम है ना। अब दरवाजे पर रूबी तनीषा ये सब देख लेती हैं। अब रश्मि अपने कमरे में साड़ी को बेड पर रखकर बाहर चली जाती है। तभी रूबी तनीषा कमरे में आकर साड़ी को कैंची से कतर देती है। अब देखो कैसी बुरी साबित होती है दोनों गांव की गवार देवरानी। अब तनीषा रूबी के जाते ही रश्मि कमरे में आती है और साड़ी को उठाकर देखती है। अरे ये साड़ी तो फटी हुई है, इसका मतलब मेरी गांव की भाभी ने मुझे पागल बनाया। अब रश्मि साड़ी लेकर बाहर आती है और तमाशा करने लगती है। भाभी, अगर आप दोनों को साड़ी नहीं देनी थी तो मत देती, पर झूठा ड्रामा करके मुझे कटी फटी साड़ी देने की क्या जरूरत थी? ड्रामा ही कर रही है ये अच्छा बनने का। नहीं नहीं, हमारा यकीन कीजिए, ये साड़ी तो बिल्कुल ठीक थी, ये हमारी माँ ने हमें दिया था। अब संगीता को अपनी दोनों गांव की बहू की घबराहट में सच्चाई नजर आती है, जिसके बाद संगीता अपनी दोनों शहरी बहू पर नजर रखती है और एक दिन उनके कमरे के बाहर उनकी बात सुन लेती है। बड़ा मजा आ रहा है अपनी गांव की देवरानी को बार बार फंसाकर। सच में कारनामे हम करते हैं, बदनामी उनकी होती है। इतने में रश्मि भी आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। अब माँ बेटी कमरे में आती है। अच्छा,
तो ये आप दोनों कर रही थी, शर्म नहीं आती आप दोनों को? अरे आपने शुरू से ही हमें अपने जूते की नोक पर रखा है, पर अब जब हमें थोड़ा सा प्यार मिल रहा है तो आप उससे भी चल रही हैं। तभी तो मैं कहूँ मेरी गांव की बहू जो हमें सिर पर बिठा कर रखती है, वो अचानक से ऐसे कैसे बिगड़ गई। अब संगीता रश्मि सारी बातें अपने गांव के भाभी से बता देती हैं और उनसे माफी मांग लेती हैं। अब दोनों गांव की बहू बाजार जाती हैं और बाजार से अपनी नंद और सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लेकर आती हैं। अरे कितने समय से एक ही कुर्ता पायजामा पहन रखा था, अब ये नया कुर्ता पहनूंगा तो बहुत अच्छा लगूंगा। मेरी साड़ी भी बहुत अच्छी है भाभी, मेरा भी ये सूट सलवार बहुत अच्छा है। अब एक दिन घर के गार्डन में दोनों गांव की बहू अपनी सास के ससुर के पैरों में तेल लगा रही होती हैं। पापा जी दर्द कैसा है? माँ जी हल्की हल्की धूप में तेल की मालिश अच्छी तो लग रही है ना? हाँ बहुत सुकून मिल रहा है। तभी पड़ोस की वंदना, संगीता तुम्हारे गांव की बहू तो बहुत अच्छी है, देखो कैसे सेवा पानी कर रही है। तुम लोगों को सिर पर बिठा कर रखा है इन दोनों ने तो। जी ईश्वर की इच्छा थी, तभी दूसरी दोनों बहू ऐसी आई हैं जो सिर पर बिठा कर रखती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और एक दिन जगदीश ठंडे पानी से नहा लेता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे संगीता जल्दी से मेरे चारों बेटों को बुलाओ। जी क्या हुआ आपको? संगीता मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब चारों बेटा फटाफट अपने बाप को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद, देखिए आपके पिता को अस्थमा का अटैक आया है, हमें इनका लंग ट्रांसप्लांट करना होगा जिसमें 5 से 6 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं दूंगा पैसे। मैं भी दूंगा, बहुत सेविंग्स है, अब ऑपरेशन कीजिए आप डॉक्टर। तभी तनीषा रूबी, नहीं आप लोग नहीं देंगे पैसे, ये बीमारी तो सबको होती है और अब इनकी उम्र हो गई है, मरने दीजिए इन्हें। जेठानी जी पैसे नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन ऐसे शब्द मत निकालिए। चुप करो तुम, और तुम दोनों ने अगर पैसे दिए ना तो हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। बेटा तुम दोनों अपने माँ बाप के लिए अपने रिश्ते मत खराब करो, जाओ तुम यहाँ से। अब तनीषा रूबी अपने पति को लेकर वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद दोनों गांव की बहू अपनी ज्वेलरी को बेचकर पैसे उठाती हैं। वहीं दोनों छोटे भाई भी अपनी सेविंग से अपने पिता का लंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं। 48 घंटे बाद डॉक्टर, जी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, आप अब इन्हें ले जा सकते हैं। भैया हम इन्हें किन्हीं किराए के घर पर लेकर चलते हैं, अब मुझे उस घर में नहीं रहना। अब अर्जुन अनुराग किराए पर घर लेके अपनी पत्नी, माँ, पिता, बीवी के साथ मिलकर रहने लगते हैं। वहीं दोनों गांव की बहू अपने ससुराल वालों को सिर पर बिठा कर रखती हैं। टाइम से अपने ससुर जी को दवाई देती हैं, खाना देती हैं, सास की भी सेवा पानी करती हैं। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक दिन तनीषा रूबी रात में बाहर क्लबिंग कर रही होती हैं और उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में चोर डाका डालकर चला जाता है। कुछ देर बाद नितिन, सुजीत घर आते हैं, जहाँ घर चारों तरफ से बिखरा होता है। ये देखकर नितिन, भैया हमारे घर पर तो डाका पड़ गया, पूरा घर खाली पड़ा है। इतने में तनीषा रूबी वहां आती हैं। आ गई तुम दोनों, ये देखो क्या हो गया, हमारे घर में डाका पड़ चुका है, चोर सब कुछ चोरी करके ले गए हैं। नहीं ये कैसे हो गया, आप क्या करेंगे? रुको मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस बस FIR दर्ज करेगी, भरपाई नहीं। अब हम क्या करेंगे, लोगों का कर्ज और लोन कैसे भरेंगे, अब क्या होगा? अब चारों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी रूबी, मम्मी और पापा जी से मदद मांगे। और किस मुंह से तुम मेरे माँ बाप से मदद मांग रही हो? तुमने तो कभी उन्हें अपना समझा ही नहीं। सही कहा, तुम तो हमेशा उन्हें जूते की नोक पर रखती थी ना। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है उनसे मदद मांगने की। अब जहां ये लोग परेशान हो रहे होते हैं, वहीं पड़ोस की कलावती संगीता के घर जाकर उसे सब कुछ बता देती हैं, जिसके बाद संगीता का पूरा परिवार उठकर वहां हाजिर होता है। माँ जी, पापा जी देखिए क्या हो गया, हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब दोनों गांव की बहू अपनी दोनों जिठानियों को गले से लगाती हैं। आप लोग घबराइए मत, हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। और हमारे पति कब काम आएंगे? हाँ भैया, मैं सारे कर्ज तोड़ दूंगा और मैं पूरा घर संभाल लूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। यह सुनकर दोनों ही शहरी बहू को शर्मिंदगी महसूस होती है। देवरानी जी, हम लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी आप मेरे और मेरे पति की मदद करना चाहती हैं? सच में हम तो इस काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमें अपनों की तरह सिर पर बिठा रही हो, प्यार दे रही हो, हमारी मदद कर रही हो। जेठानी जी, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार परिवार ही रहता है,
उसे छोड़ा नहीं जाता। अब इस दिन के बाद से दोनों शहरी बहू अपने गांव की देवरानी के साथ मिलकर रहने लग जाती हैं। ससुराल वालों की भी इज्जत करती हैं। वहीं अनुराग अर्जुन कड़ी कार्रवाई के बाद चोर को भी पकड़ लेते हैं, जिससे उनकी सारी धन दौलत उन्हें बरामद हो जाती है।